नमस्कार सभी विद्यार्थियों। आज हम सेकंड गाउस थ्योरम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। और जो सेकंड गाउस थ्योरम है वो अपनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटिव लेंथ चार्ज वायर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटिव लेंथ चार्ज वायर, ये अपना मेन टॉपिक है सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें मैं सबसे पहले आपको इसका डायग्राम जो है उस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ। डायग्राम क्या है और फिर हम आगे टॉपिक पे चलेंगे। तो देखो, हमारा डायग्राम ये है कि हमने ये एक लीनियर वायर लिया, इस वायर पर अपन ने ये चार्ज प्रेजेंट किया है। अपन जैसे ही चार्ज प्रेजेंट करेंगे तो आपको पता है कि टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल क्यू बाई एल इसके अंदर टॉपिक में यूज होगा अपना, जो हमने पढ़ा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल क्यू बाई एल होता है। ओके, अब अपने इस वायर से इस पॉइंट जो सेंटर पॉइंट इसका O है, इससे R डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर अपने को इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और ये चीज़ अपने को पता है कि किसी भी टॉपिक में कंप्लीट को एक साथ लेते हुए नहीं, अपन कुछ पार्ट लेते हैं पहले। इस वायर में एक तो ये DL पार्ट है और सेकंड DL पार्ट ये है नीचे वाला। इन दोनों DL पार्ट देखो, दोनों सेम बिल्कुल, और दोनों की पॉइंट O से लेंथ बिल्कुल सेम है। जब पार्ट अपने लेंथ के इक्वल है तो इन पर चार्ज मैग्नीट्यूड है वो भी सेम प्रेजेंट है, और इन दोनों DL की पॉइंट इस पॉइंट P से ये डिस्टेंस जो है वो सेम है भाई। और जब डिस्टेंस सेम है तो ये बात कंफर्म है कि भाई देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है वो एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और सेकंड डिस्टेंस, इन दो बातों पर डिपेंड करती है। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q और डिस्टेंस R दोनों इक्वल हैं, इसलिए इस DL से जो इंटेंसिटी आएगी वो सेम आएगी। आप देखना, तो इस DL पार्ट से जो P पॉइंट पर इंटेंसिटी है वो DE है, जिसकी डायरेक्शन P2P1 है भाई। P2P1 है क्योंकि आउटवर्ड रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे जो सेकंड अपना DL पार्ट है, इस DL पार्ट से भी आप देख रहे हो कि इंटेंसिटी DE है, बट इसकी डायरेक्शन P2P2 है। यहाँ पर जो हमारे पास इंटेंसिटी DE जो आ रही है वो इंटेंसिटी बिल्कुल इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन एक की तो P2P1 है और सेकंड की P2P2 है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंटेंसिटी इस OP के साथ थीटा एंगल पर है, ध्यान रखना। जब ये एंगल थीटा हो गया तो सामने फ्रंट के एंगल भी थीटा बन गए। और अपन ने ये चीज़ 11th में पढ़ी है कि अगर कोई भी क्वांटिटी अगर थीटा एंगल पे प्रेजेंट होती है तो फिर हम उसका कंपोनेंट डिवीजन करते हैं भाई। और कंपोनेंट डिवीजन देखो, पहले मैं इस DE का ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल हो गया और एक कंपोनेंट अपना वर्टिकल हो गया। ये मैंने आपको बताया था कि मेथड जिस साइड के साथ एंगल नहीं होता वो कन्फर्म साइन थीटा होती है, और जिस साइड के साथ एंगल होती है वो कन्फर्म कोस थीटा होती है भाई। सेम ऐसे ही कंपोनेंट नीचे वाला डिवीजन कर रखा है अपन ने। इस DE का जिस साइड के साथ एंगल थीटा बन रहा है वो DE cos थीटा होगा, और जिस साइड के साथ एंगल नहीं है वो DE sin थीटा है भाई। तो यहाँ पर अपन ने इस इंटेंसिटी के वेक्टर कंपोनेंट कर दिए, तो जिस साइड के साथ एंगल है वो आप देख रहे हो cos थीटा ही आ रहा है, और जिस साइड के साथ एंगल नहीं है वो कन्फर्म sin थीटा ही आ रहा है। तो ये तो अपने DE sin थीटा हो गए, और ये अपना DE cos थीटा कंपोनेंट हो गया। अब अपन जानते हैं
कि यहाँ पर इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो जो अपना वर्टिकल कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण ये तो हो जाएगा अपना कैंसल। ओके, और जबकि अपना डी कोस थीटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम होने की वजह से पी पॉइंट पर जो रिजल्टेड इंटेंसिटी आएगी वो डी कोस थीटा कंपोनेंट से आएगी, डी कोस थीटा कंपोनेंट से आएगी। तो यहाँ पर पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो अपने इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी कोस थीटा से प्रेजेंट हो रही है भाई, इसलिए इसकी डायरेक्शन जो है वो इसी की डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगी आउटवर्ड, और आर की डायरेक्शन में होगी, आप देखोगे लास्ट के अंदर। तो ये तो अपन ने डायग्राम एक्सप्लेन किया है कि ये डायग्राम किस तरीके से हम इसको समझते हैं, क्योंकि इस डायग्राम से ही हमें ये बात पता चल गई कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमारे कौन से कंपोनेंट में होगी। अब यहाँ पर इस डायग्राम के बाद हम इस रिजल्टेड इंटेंसिटी को सोल्व करने के लिए चलते हैं अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम। और गाउस थ्योरम को सोल्व करने के लिए आपको मालूम है कि सबसे पहले हम गाउसियन सरफेस की बात करते हैं। और अपना गाउसियन सरफेस देखो क्या है, गाउसियन सरफेस अपना ये एक गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो इस गाउस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि गाउसियन जो सरफेस हम प्रेजेंट करते हैं वो या तो सिलेंड्रिकल होती है या स्फेरिकल होती है। तो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर लीनियर वायर या कोई चार्ज शीट हो तो सिलेंड्रिकल सरफेस आती है, और अगर कोई पॉइंट चार्ज हो तो स्फेरिकल सरफेस आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि सिलेंड्रिकल एक सरफेस है इमेजनरी, वो अपन गाउसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो ये अपना लीनियर वायर था, मैंने एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस इमेजिन कर दी। इस सिलेंड्रिकल सरफेस की लेंथ L है, ध्यान रखना भाई, और रेडियस है वो R है, रेडियस है R। अब यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल सरफेस में मेन 3 सरफेस हैं, आप देख रहे हो, एक S1 है और दूसरा S2 है और तीसरा S3 है भाई। ये 3 सरफेस मैन प्रेजेंट है इसके अंदर, S1, S2 और S3। अब यहाँ पर S1, S2 दो तो हैं मैन सर्कल इसके, और थर्ड वाली जो अपनी सरफेस है वो है सिलेंड्रिकल सरफेस। तो पहले हम S1 में देखते हैं कैसा होगा टाइप, फिर S2 में अपन देखेंगे किस तरीके से होगा। अब अपन इस 3 सरफेस में पहले अपन सरफेस S1 की बात करते हैं। S1 सरफेस में आप देखेंगे कि इंटेंसिटी E वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है भाई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हो, और इस सर्कल का जो एरिया है उसकी डायरेक्शन इस इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर आएगी, क्योंकि जिस साइड में इसका फेस है वहीं पर इसका वेक्टर डायरेक्शन होती है। इस S1 में हमने देखा कि E और DA दोनों परपेंडिकुलर है, थीटा इक्वल 90 डिग्री पर आप देख रहे हो। और जब थीटा 90 डिग्री पर है तो अपन जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स सोल्व करते हैं तो डी फाई इक्वल ई डॉट डी आता है। डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करते हो कोस थीटा होता है, और कोस 90 आप जानते हो 0 होता है, इसलिए इस S1 सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 आएगा। S1 सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। S1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना जो पास हो रहा है वो 0 हो गया। हम चलते हैं अपन S2 सरफेस में, सेम सिचुएशन S2 में भी E की डायरेक्शन आउटवर्ड है, DA जो इस सरफेस का है वो परपेंडिकुलर होगा इंटेंसिटी के, दोनों के बिटवीन जो एंगल बन गया वो एंगल 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री होने से कोस 90 0 हो गया। तो S2 सरफेस का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बन गया, अपना 0 बन गया भाई। ठीक है, तो S1 और S2 इन दोनों में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 है। अब बात आती है अपनी सरफेस नंबर 3 जो अपनी सिलेंड्रिकल सरफेस है। इस S3 में भी अपन एक DA पार्ट ले लेंगे, और इस DA पार्ट आप यहाँ इस सरफेस पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इस सरफेस पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है।
इस डी ए का डायरेक्शन ये होगा और इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इस एरिया की डायरेक्शन में होगी। आप देख रहे हो S3 सरफेस में E और DA दोनों पैरेलल हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा इक्वल 0 डिग्री हो गया, और जब थीटा इक्वल 0 डिग्री हो गया तो को 0 1 होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए S3 सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर मेन 3 सरफेस हैं, S1, S2 और S3। तो जो अपनी S1 और S2 सरफेस है, S1 और S2 जो सरफेस हैं, इनमें थीटा 90 डिग्री होने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 बन गया भाई। जबकि अपनी S3 जो सरफेस है, इसमें E और DA पैरेलल होने से थीटा इक्वल 0 डिग्री हुआ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पर 3 सरफेस में से सिर्फ S3 जो सरफेस है उसमें अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम प्रेजेंट होगा। अब अपन सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम कि कैसे अपना सोल्व होता है रिजल्ट। तो अपन सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम भाई। तो देखो ध्यान देना आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आप जानते हो इसका एक बेसिक फॉर्मूला जो है फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई डॉट डी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी, ये फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देख लिया है। ये बेसिक फॉर्मूला है, पूरे गाउसियन सरफेस का है टोटल। इसको मैं अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा अभी। फाई इक्वल मैंने एक S1 सरफेस का ले लिया, प्लस ई डॉट डी S2 सरफेस का ले लिया, प्लस ई डॉट डी S3 सरफेस का ले लिया। S1, S2 और S3 तीनों सरफेस को अलग अलग सेपरेट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर इन तीनों का टोटल करते हैं वापस ऊपर वाला रिजल्ट बन जाता है। ओके, अब S1, S2 और S3 में से आपने देखा है कि S3 का रिजल्ट मैक्सिमम आ रहा है, बाकी S1 और S2 का रिजल्ट 0 जा रहा था डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ मैं वही बात आपको वापस रिपीट एक्सप्लेन करता हूँ कैसे अपने S1 और S2 का रिजल्ट देखा था। तो पहले अब आप आ जाओ सरफेस 4 सरफेस S1 में। S1 में आप देखो कि E और DA दोनों परपेंडिकुलर हैं। E और DA परपेंडिकुलर हैं। जब E और DA परपेंडिकुलर है S1 में, थीटा इक्वल 90 डिग्री बन गया। तो अगर E डॉट DA को आप सोल्व करोगे, कोस 90 0 होता है, S1 का रिजल्ट 0 आया। देखो सेम ऐसे ही आप 4 सरफेस S2 में आ जाओ। S2 सरफेस में भी वही E और DA पैरेलल है, थीटा 90 डिग्री है, तो E डॉट DA S2 का भी 0 आ रहा है। तो S1 और S2 में से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना 0 बन रहा है। यही डायग्राम में बात कही थी, यही अपन ने थ्योरी से एक्सप्लेन कर दी है। अब अपन 4 सरफेस S3 की बात करते हैं। तो S3 में हमारे पास जो रिजल्ट बनता है उसको आप ध्यान दें। 4 सरफेस S3 में E और DA दोनों पैरेलल हैं, आप देख रहे हो डायग्राम में। E और DA पैरेलल है, थीटा इक्वल 0 डिग्री बन गया। E डॉट DA कोस थीटा हो गया, को 0 1 होता है, तो इंटीग्रेशन E DA S3। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ S3 का मैक्सिमम आया है, बाकी S1 और S2 का रिजल्ट 0 है और S3 का रिजल्ट मैक्सिमम है। ये वैल्यू वापस ऊपर वाली इक्वेशन में अपन पुट करते हैं तो अपने पास रिजल्ट क्या बनता है वो रिजल्ट अपन देखते हैं। तो अपन वापस से वही वैल्यू अपन पुट करेंगे तो उस वैल्यू का अपना रिजल्ट क्या बनता है। तो S5 इक्वल अपन ने देखा कि S1 का 0 हो गया, प्लस S2 का 0 हो गया और प्लस S3 का मैक्सिमम हो गया। तो अपने पास 5 इक्वल E बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन DA S3 का हो गया क्योंकि अपने E सोल्व कर रहे हैं, आप देख रहे हो। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन DA फॉर S3 किसका है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट।
मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट का है सिर्फ सरफेस एरिया, वो आप जानते हो 2πRH होता है, लेकिन h की जगह यहाँ l लेंथ है तो सरफेस एरिया 2πRL बन गया सिलेंड्रिकल सरफेस का। सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल 2πRL, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपन। और जब ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करते हैं तो अपने पास देखो रिजल्ट क्या बनता है, फाई इक्वल E इंटू 2πRL, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया मैंने, फाई इक्वल E इंटू 2πRL इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपना रिजल्ट बन गया है। अब अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर सेकंड दिया पढ़ने, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फाई की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल E इंटू 2πRL। अब यहाँ पर अपन जानते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा था भाई, लीनियर था, आप जानते हो लीनियर था। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल Q/L होता है, यही अपन ने टाइप देखा था इसके अंदर, क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल Q/L। अब Q इक्वल क्या बन गया, लैम्डा L, और जब Q इक्वल लैम्डा L बन गया तो ये वैल्यू अपन पुट करेंगे, तो Q इक्वल लैम्डा L, तो आप देख रहे हो तो Q इक्वल लैम्डा L हो गया, तो Q की जगह लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल E इंटू 2πRL, L से L कैंसिल हो गया, तो अपने पास E इक्वल लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R रिजल्ट आ गया भाई, E इक्वल लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R रिजल्ट बन गया है। अब अपने पास E इक्वल लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R जो रिजल्ट आया है, इसका अपन वेक्टर फॉर्म करते हैं भाई। जब आप इसका वेक्टर फॉर्म करोगे तो E वेक्टर इक्वल लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R R कैप आएगा, आपको पता है, क्योंकि ये R डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। डायग्राम में मैंने ये बात एक्सप्लेन करी थी आपको कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो R की डायरेक्शन में, मतलब डिस्टेंस की डायरेक्शन में है, R कैप का मतलब यही हो गया, बट इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, बाहर की ओर थी, आप देख रहे हो, क्योंकि लीनियर वायर पर चार्ज अपना पॉजिटिव नेचर का था, इसलिए अपने पास E वेक्टर इक्वल लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R R कैप हमारे पास इंटेंसिटी आई है। ये अपना रिजल्ट बन गया है वेक्टर फॉर्म का, बट मैं इस थोड़े से रिजल्ट को कन्वर्ट करता हूँ फॉर न्यूमेरिकल के लिए। तो क्या करते हैं, इस रिजल्ट में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये E इक्वल 2 लैम्डा अपॉन ये बन गया 4π एप्सिलॉन नॉट R। ये आप जानते हो कि 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो K के इक्वल होता है, क्योंकि अपने कॉन्स्टेंट बना दिया कि 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट K होता है, जिसकी वैल्यू आप जानते हो फिक्स है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, फिक्स वैल्यू है। इस 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट को अपने K लिख देंगे, ठीक है। तो अपने पास है E इक्वल 2K लैम्डा अपॉन R, अपने पास फाइनल रिजल्ट बन गया है E इक्वल 2K लैम्डा अपॉन R, K जिसमें कांस्टेंट हो गया, ये लैम्डा आप जानते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी है और R डिस्टेंस है जिस पर आप सोल्व करोगे। तो इसमें अपने पास अगर लैम्डा और R हो तो हम ये न्यूमेरिकल से डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आप सोल्व कर सकते हो भाई। अब अपन ये देख रहे हैं कि ये इंटेंसिटी जो E है वो डिस्टेंस R के इनवर्स है, मतलब E इनवर्स R। मीन्स ये हुआ कि अगर आप वायर से डिस्टेंस R को इंक्रीज करते हो तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है अपनी। इसका मतलब ये हुआ कि वायर के नियरेस्ट जो है वो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और अगर आप R को इंक्रीज करते जाओगे इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन E एंड R, ग्राफ बिटवीन E एंड R मतलब इंटेंसिटी और डिस्टेंस में। तो ये ग्राफ अपना किस तरीके का ड्रॉ होता है आप ध्यान देना।
आपको मैं ग्राफ समझाता हूँ। तो यहाँ इंटेंसिटी ई और आर में अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये अपना जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ अपन ई और आर में करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे अपन डिस्टेंस लेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस पे अपन इंटेंसिटी लेंगे क्योंकि डिपेंडेंट है। तो ई इनवर्स आर है, तो ग्राफ आपको मालूम है कि जैसे जैसे आप आर को इंक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन स्लो डिक्रीज होगी, इसलिए ग्राफ का स्लोप है वो थोड़ा कम आएगा। तो ये अपना ग्राफ ड्रॉ कर दिया अपने बिटवीन ई एंड आर। और ये अपना जो मेन टॉपिक था कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी चार्ज लीनियर वायर, जिसका रिजल्ट ई इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर अपना फाइनल आया था। तो ये अपना सेकंड एप्लीकेशन थी मेन गाउस थ्योरम की, जो वायर की थी भाई। ओके, थैंक यू।